नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। वैसे तो देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियों का शोर जरूर सुनाई दे रहा है। सबकी नजरें एक बार फिर यूपी पर आकर टिक गई हैं, जहां 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे। आज इसी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मायावती ने लखनऊ में बड़ी मीटिंग की, नेताओं के साथ जमीनी हकीकत और तैयारियों की समीक्षा बैठक की। दिलचस्प बात यह है कि अब तक मायावती उपचुनाव को नजरअंदाज करती रही हैं, लेकिन इस बार उनकी पार्टी के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। इस बीच बीजेपी भी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के दाग को धोना चाहती है, इसलिए उनके नेता लगातार उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां उपचुनाव होने हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करहल विधानसभा का दौरा किया। इस सीट की जिम्मेदारी बता दें ब्रजेश पाठक के कंधों पर ही है। इससे पहले सीएम योगी लगातार जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पिछले 10 दिनों में सीएम योगी 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। ये वही जगह है जो फैजाबाद लोकसभा सीट में आती है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, सबसे भारी ये सीट पड़ी थी, इसलिए अयोध्या की सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं पीडीए के फॉर्मूले से अखिलेश यादव फिर मैदान में उतरने का प्लान बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही परिणाम 10 सीटों के उपचुनाव पर भी दिखेंगे? क्या अखिलेश फिर से करिश्मा दिखा सकेंगे? क्या बीजेपी लोकसभा की गलतियों से सीख लेते हुए उपचुनाव में बाजी पलट देगी? क्या मायावती के उपचुनाव में आने से बीजेपी को फायदा हो सकता है? सवाल कई हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जहां से दिल्ली की सत्ता का गलियारा खुलता है, वहीं इस बार दंगल है। यूपी विधानसभा चुनाव के अखाड़े में सियासी पहलवानों का असली टेस्ट होना है। इसी टेस्ट की तैयारियों की झलक आज बीएसपी की मीटिंग में देखने को मिली, जब मायावती ने लखनऊ में यूपी प्रदेश पदाधिकारी, जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ उपचुनाव के सीटों को लेकर चर्चा की। खास बात यह है कि उपचुनाव से हमेशा कन्नी काटने वाली मायावती ने इस बार उपचुनाव में उतरने का प्लान बना लिया है। बड़ी बैठक बहुजन समाज पार्टी की मानी जा रही है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से मायावती यहां पर पहुंची हुई हैं और उपचुनाव के दृष्टिगत ये बैठक काफी अहम, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब मायावती उपचुनाव में उतरने वाली है। और इतना ही नहीं बल्कि आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर भी मायावती काफी प्रखर तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। और उसके बाद मायावती की ये बैठक और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ये बता रही है कि वो फिलहाल आत्मविश्वास से लैस है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज भी बहुजन समाज पार्टी के पास है, और वो चैलेंज ये है कि किस तरह से जो वोट शिफ्ट हुआ है, चाहे कांग्रेस में हुआ हो चाहे सपा में हुआ हो, उसको वापस कैसे हासिल किया जाए। और वर्गीकरण आरक्षण का जो मामला है, क्या उसको लेकर सफलता मिलेगी? खास बात यह है कि बीएसपी ने 10 सीटों में से 3 सीटों पर उम्मीदवारों पर मुहर लगा दी है। यूपी के जिन विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेहरी और कुंदरकी है, जहां के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। वहीं 10वीं सीट सीसामऊ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की आपराधिक मुकदमे में सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई है। बीएसपी ने चुनावी तैयारियों का एक्सलेटर भले ही बढ़ा दिया है, लेकिन बीजेपी भी ताल ठोक रही है। बसपा पहले भी उपचुनाव लड़ी है, सैनी बीच के कालखंड में उन्होंने नहीं लड़ा था। पहले भी उनका उपचुनाव लड़ती थी, तो अभी लोकसभा में भी लड़ी थी, तो उनका तो अपना पार्टी का वो है, अपने पार्टी का कैंडिडेट लड़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा सीट जीतेगी, ये मैं जानता हूँ। बीजेपी की तैयारी तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से 64 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 33 सीटें ही मिल सकी। इसी खराब प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी में जुबानी जंग भी शुरू हो गई। किसी ने पार्टी को सर्वोच्च बताया तो किसी ने योगी सरकार के लिए बैटिंग की। हालांकि इस द्वंद्व के बीच सीएम योगी ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए खुद कमान संभाल ली। जिन विधानसभा में उपचुनाव होना है, वहां के सभी मंडल स्तर के पदाधिकारियों से अलग अलग सीएम योगी ने मीटिंग की। चुनावी विधानसभा क्षेत्र अंबेडकर नगर और अयोध्या के दौरे सीएम योगी कर चुके हैं। पिछले 10 दिन में
2 बार योगी अयोध्या गए और 1 बार अंबेडकर नगर गए। करहल की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिली है, जहां आज उन्होंने रणनीति बनाई। करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इससे पहले शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीजेपी उपचुनाव होने वाले सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों की प्रभारी मंत्री बना चुकी है। यूपी लोकसभा में शानदार प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। लोकसभा चुनाव में 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, इसलिए अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव हर हफ्ते बैठक ले रहे हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे का टिकट मिल्कीपुर से करीब करीब पक्का माना जा रहा है। वहीं अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा की बेटी को समाजवादी पार्टी की टिकट मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। करहल को लेकर अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही समाजवादी पार्टी उपचुनाव में उतरेगी। सूत्रों के मुताबिक 10 सीटों में से कांग्रेस 4-5 सीट की डिमांड कर रही है, जबकि सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें ही देने का प्लान बना रही है, जिसमें गाजियाबाद और मिर्जापुर शामिल है। हालांकि आखिरी मोहर राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। 10 की 10 जीतेंगे, डंके की चोट पर 10 जीतेंगे। शेयरिंग को लेकर कुछ फॉर्मूला लड़ेंगे, मिलकर लड़ने वाले हैं। डंके की चोट पर 10 जीतेंगे और पूरा का पूरा पक्ष में हमारे माहौल है। पूरे प्रदेश में आम जनता ऊब चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से, इनके बड़े बड़े दिखावे से ऊब चुकी है जनता। देखिए, ये फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी को करना है और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। लेकिन जो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में स्थिति है, जहां वो जीत सकते हैं, जहां हमारे समर्थन से, हमारे संगठन के दम पे जीत सकते हैं, उन जगहों पे उनको जरूर सीट दी जाएगी। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं। यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जो दलित वोटर लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चले गए थे, उनके मायावती के साथ आने पर समीकरण बदल सकते हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब मायावती उपचुनाव में पार्टी को उतार रही हैं। बाहर आए नेताओं की माने तो सोनभद्र और फूलपुर में लगभग तय हो गया है प्रत्याशी का नाम। हालांकि पार्टी अभी सामने नहीं ला रही है, लेकिन एक बात साफ है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर अयोध्या के दौरे कर रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रहे हैं, तो वहीं मायावती बैक टू बैक इस तरह की बैठकें लेकर तारीखों के ऐलान से पहले सभी दल जमीन पर अपनी जमीन मजबूत करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारीफ करा दें, शलमणि त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमएच खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एमएच खान साहब, मैं आपके साथ ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि हमने देखा 2012 के बाद अब पहली बार मायावती जो है वो उपचुनाव में उतरती नजर आ रही है, और अब ये अंदाज मायावती का बदला क्यों है और इससे किसको फायदा, किसको नुकसान, और मायावती खुद के लिए क्या देखती? नहीं अर्पिता जी, देखिए ये चुनावी पार्टी है, चुनाव जो है वो राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, अपने हिसाब से अपने कार्यक्रम में बदलाव भी करती हैं। अब देखिए ये समाजवादी पार्टी ने जो अपोजिशन का लीडर बनाया वो ब्राह्मण जाति का बनाया, जिसमें इनके 3 ब्राह्मण रह गए थे, बाकी छोड़ के चले गए थे, और जब 2 ब्राह्मण बचे तो उसमें एक को इन्होंने बनाया, और 36 मुसलमान एमएलए थे, उनमें किसी को नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? हिस्सेदारी क्यों नहीं मुसलमानों की दी? 20% से 22% ज्यादा मुसलमानों को वो वोट इनको मिला है मुसलमानों का। तब ये क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने किसी मुसलमान को उसका हक क्यों नहीं दिया? तो ये सब बातें हैं। बाकी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी का SC/ST एक्ट में बदलाव और सब चीजें करना, क्रीमी लेयर ले आना, ये सब मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा है। और देखिए अभी जिला परिषद का चुनाव कटहरी में हुआ है, समाजवादी पार्टी तो वहां हार गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई, और क्या नाम है कांग्रेस हार गई। वहां बीएसपी बहुजन समाज पार्टी वो चुनाव जीत गई है। तो ये कैसे कह सकते हैं आपकी बहुजन समाज पार्टी पीछे रहेगी?
सारी। तो ये चीजें हैं जो जनता के बीच में जाएंगे, हम बताएंगे कि हमारा हक समाजवादी पार्टी खा रही है, हमारा हक बीजेपी खा रही है, हमारा हक ये हमको जमीन पे लाना चाह रहे हैं। SC ST का बिल पे आपने क्या कार्रवाई की? आपने 100 MP आपसे जाके मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी ने खाली आश्वासन दिया। आश्वासन से क्या होता है? ये नहीं कहा कि हाँ हम बिल ला करके इसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये SC ST के बिल के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है, ये जनता समझ रही है। तो ये महंगाई भी चरम सीमा पर बढ़ी हुई है। तो इसके बाद मायावती जी अगर मैदान में उतरती हैं तो मायावती जी की सीटें बढ़ेंगी और अच्छी तादाद में बढ़ेंगी। ठीक है, जब अगर उनकी सीटें बढ़ रही है जैसा आप क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब, तो फिर ये झटका किसके लिए है? यानी कहां डेंट दे जाएंगी मायावती? देखिए, वो सही कह रहे हैं BSP के प्रवक्ता कि जनता सब समझ रही है। जनता तो समझती है, तभी तो जनता ने 37 सीटें लोकसभा में समाजवादी पार्टी को दी है और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें दी हैं। तो आप समझ सकते हैं दूसरी पार्टी को तो कुछ मिला नहीं है। अब सवाल है कि जब चुनाव, यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, तो उपचुनाव तो मुद्दों पे होगा ना। अब उत्तर प्रदेश के अंदर में जब थानेदार आलू की रिश्वत लेने लगे, जब पैसा नहीं मिला तो आलू दे दो, आलू की रिश्वत अगर चलने लग जाएगी तब सोचो क्या होगा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से आपने देखा कि बांग्लादेशी बता के आप उसको पीटने लग जाओगे, गाजियाबाद में जो घटना आई सामने, और आप दे लठ मारने लग जाओगे, तो इसके मतलब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज तो उत्तर प्रदेश के अंदर है नहीं। मैनपुरी में आपने देखा एक महिला अपने पति के साथ जा रही थी, गर्भवती महिला थी, उसको पीटने लग गए क्योंकि वोट नहीं दिया इसलिए पीटने लग गए। तो आप इस तरह की घटना जब उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिल रही है जनता को, क्योंकि जनता के मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश के अंदर में है नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित महसूस करता नहीं अपने आप को, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के मुद्दों पर बात करती है, या युवाओं की बात करेगी, छात्रों की बात करेगी, महिलाओं की समाधान की बात करेगी और किसानों की बात करती है। इनकी बात क्या होगी? इनकी बात होती है सिर्फ अपनी बात करना। भाई अब आपके पास कुछ बचा नहीं है तो काय जबरदस्ती परेशान है? अरे आपका झगड़ा समाजवादी पार्टी से नहीं है, आपको मजबूती से आवाज जनता की उठानी चाहिए। आपको यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं मिलेगा। जनता की समस्या की आप कब सड़क पे आते हैं, कब जनता की आवाज उठाते हैं, इसलिए जनता ने आपको नकारा है, तो आप परेशान क्यों हैं? तो हम तो समझते हैं चुनाव में सबको लड़ने का अधिकार होता है, BSP भी लड़ना चाहती लड़े, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी के पीढ़ियों को पसंद करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा वो ये कह रहे हैं, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं भाई मुसलमान आपको इतना वोट दे रहे हैं, आप उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन दलितों के लिए आप क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग जो लोगों को दिखा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, वो लोग राजनीति से खत्म हो चुके हैं। तो जिनको राजनीति में है वो क्या बताएंगे? उन्हें यही नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के हर वर्ग का सम्मान करके चलती है। अयोध्या हमारी अयोध्या जनरल सीट है और जनरल सीट पे हमने रिजर्व करके इनको चुप कराई तब तो बात हो पाएगी। अब इनको चुप कराइए तो बात हो पाए। पंडित है बताओगे? अच्छा चुप करा दीजिए, मुसलमानों को नहीं दोगे, चुप होइए, नाटक करोगे आप, इनको चुप करा दी तो मैं बोलूं ऐसे कैसे? देखिए मैंने आपसे बोला कि समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। आप अयोध्या देखिए, तो बताइए जो दलित वोट आपको मिल गए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ गए, मायावती के उतरने से वो डेंट होगा क्या? कुछ नहीं होगा, क्योंकि समाज में जनता जान चुकी है कि जनता के भले की बात कौन कर रहा है। समाज का हर वर्ग, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, हर वर्ग आज समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए खड़ा है कि समाजवादी पार्टी उनके अधिकार को हितों की बात कर रही है। वोट शिफ्ट नहीं होगा। अरे वोट शिफ्ट कैसे हो जाएगा? जब आप उनके हितों की बात करोगे तो आपके साथ खड़े होंगे। आपने जो बात उठा रहे, एक सेकंड, वो जो बात उठा रहे थे अयोध्या जनरल सीट है, हमने वहां रिजर्व कैंडिडेट लड़ाया और जिताया वहां पे। और जिनकी बात करते गुड्डू जमाली को MLC अभी हमने बनाया, इसके पहले जावेद को हमने लोकसभा यहाँ पे राज्यसभा भेजा। उन्हें कुछ मालूम नहीं है, वो खाली यहाँ हल्ला मचाने आए टीवी डिबेट में। वो है कहाँ, जमीन पे कहाँ है? बताओ। अरे एक सीट तो जीते नहीं, हल्ला मचा रहे झूठे बैठ के। ठीक है, शरद त्रिपाठी यार बताओ ना यार, मुसलमानों का हक। अरे यार क्या होता है? राजनीति कीजिए, राजनीति में यार नहीं होता है। सर मैं रोक रही हूं, जरा मुझे और मेहमानों के पास भी बनाया आपने नहीं बनाया। अरे खाली यही हल्ला मचाने के लिए तो चुनाव लड़ रहे हो भाई। आपने उनको हिस्सेदारी नहीं दी, वो बार-बार यही बात काहे की हिस्सेदारी? वो तो खाली चिल्लाने के लिए टीवी डिबेट में आए हैं, उनको पता भी है हिस्सेदारी का मतलब क्या है। वो कहाँ है बताइए, आप कहाँ है? फील्ड पे है कहीं पे? एक प्रदर्शन मुझे उनकी पार्टी का दिखा दीजिए कि जनता के हित के लिए लड़ रहे हो, कहीं पे कहीं लड़ रहे हो तो बताइए आप। ठीक है, आप अरे सबको पता है, जनता सब जानती है कि चुनाव क्यों लड़ने आए हो। ठीक है, क्यों लड़ने आए?
जनता है, सब जानती है। क्यों लड़ने आए? वही कि जनता है ना। नहीं, क्यों लड़ने आए? जनता जानती है, क्या जनता सब जानती है। हारना तो देखो ये तय है, भारतीय जनता पार्टी को हारना है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीट हारने जा रही है। वही तो जनता ने जानती है, हमें कहने की क्या जरूरत है? हमें जनता ने 37 सीटें दी है ना, 37 सीटें। तो जनता जानती है ना जनता के अधिकार की रक्षा के लिए कौन लड़ रहा है, जनता की ये तो समझ गए। आपने ये लास्ट में कह दिया ना कि जनता जानती है कि बीएसपी क्यों उतरी है। जनता सब जानती है। ठीक, मतलब जो आप नहीं कह पा रहे वो सवाल में जरा शलभ मणि से पूछूं। सीधे तौर पर देखिए ये है, हमें कहने की इसमें इस तरह अनुराग भदौरिया भी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो इशारा यही है कि बीएसपी के उतरने से एक तरीके से अगर फायदा होगा तो वो बीजेपी को हो सकता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। समीकरण इस लिहाज से बदल जाएंगे। हमें कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी को हारना है। हाँ अर्पिता जी, मैं स्टूडियो से बाहर बैठा हूं तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा संरक्षण आपका मुझे मिलेगा। मैंने सबकी बातें बहुत धैर्य से सुनी। अभी अनुराग जी ने कहा जनता सब जानती है, बिल्कुल उनकी बात से मैं 100% सहमत हूं। जनता सब जानती है, इसीलिए 2014 में भी सपा बसपा जो है विपक्ष में बैठे, 2017 में भी सपा कांग्रेस विपक्ष में बैठे, 2019 में भी सपा और कांग्रेस विपक्ष में बैठे, 2022 में भी सपा और कांग्रेस विपक्ष में बैठे, और आज 2024 की बात कर रहे हैं। तमाम इंटरनेशनल साजिशें, तमाम तरह के खिलवाड़, तमाम तरह की धूर्तता आएंगे तो खटाखट होगा। माताएं बहनें जाके लाइन लगा रही हैं कांग्रेस दफ्तर पे, सपा दफ्तर पे, तो ताला बंद करके भाग गए, महिलाओं को धक्का देके भगा दिया। तो ये खटाखट का जिन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया था, अब जनता ने मन बना लिया है कि इनको फिर सफाचट ही करेंगे। इनकी नीति सबको पता है, इनकी नीयत सबको पता है। अभी कह रहे सबका सम्मान करते हैं, जरा मुझे बताइए ना, कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे आई, रातों रात जाके बाबा साहब के नाम पे काली किसने पोती? समाजवादी पार्टी के लोगों ने पोती। जो आज पार्क बना हुआ है लखनऊ में, सबसे बड़ा पार्क, काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी के नाम पर वो पार्क बनाया गया था। जाकर मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति को किसने खंडित किया? मान्यवर काशीराम जी के नाम पे काली किसने पोती? समाजवादी पार्टी ने तो पोती। बहन मायावती जी की मूर्ति लखनऊ के भीतर जो स्मारक बना, दलित स्मारक, किसने तोड़ी? समाजवादी पार्टी ने तोड़ी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भूमाफिया थे, कौन कहता रहा? समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता आजम खान कहते रहे, और ये हमारे अनुराग बैठ के वहां ताली बजाते रहे, क्योंकि आजम खान के आदर्श हैं। गेस्ट हाउस कांड तक जाएंगे तो इनकी कलई खोलनी शुरू हो जाएगी कि मायावती जी उभरती हुई नेता थी, दलित समाज की नेता थी, उनकी हत्या करने का प्रयास किया। ये लोग जानते हैं। और दूर की बात छोड़िए अर्पिता जी, अभी तो चुनाव जीते, अयोध्या की जनता ने जनादेश दिया, हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन एक दलित परिवार की बेटी, जो मासूम बेटी है, 12 साल की बेटी है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तब ये पता चलता है कि उसके साथ हैवानियत हुई है, उसके साथ दरिंदगी हुई है। ये उस बेटी के साथ नहीं खड़े हुए, ये जाके खड़े हुए मोहित खां के साथ। आज भी मोहित खां के साथ खड़े हैं, आज भी उस दलित बेटी के साथ नहीं खड़े हैं। अच्छा, जो 12 साल की बच्ची है और पेट में गर्भ लिए घूम रही है, जिसके साथ हैवानियत हुई, जिसके साथ अपराध हुआ, उस बच्ची का मजाक उड़ाने का प्रयास किया, उस बच्ची का चरित्र हनन करने की कोशिश की। पूरी दुनिया सीखा कि 12 साल की बच्ची को कहते हो डीएनए टेस्ट करा के आओ तब मानेंगे। आज भी आपने, इनके नेता उसके घर तक नहीं गए, अवधेश प्रसाद जी उसके घर, उस बच्ची के घर में जाकर उसकी आंसू पोंछने का भी उन्होंने काम नहीं किया। जरा इनसे पूछिए कि इतनी हैवानियत के बाद आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप उस बच्ची के घर जाइए। उस बच्ची के घर नहीं गए, मोहित खां के साथ खड़े रहे, बलात्कारी के साथ खड़े रहे, जो गैंग रेप के आरोपी हैं उनके साथ खड़े रहे। ये इनका चरित्र है, जनता जानती है। और इसीलिए देखिएगा फिर जो 10 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं ना, आप लाख उछल लीजिए, लाख बवाल काट लीजिए, लोग वही निर्णय लेंगे जो निर्णय 2022 में लिया था, 2024 में लिया, वही बाई इलेक्शन में लेंगे। ठीक है, जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब महिला सम्मान की बात करती है तो बड़ी हंसी आती है। यही वही पार्टी है ना जिसने बीएचयू की घटना में इनके आईटी सेल के लोग पकड़े गए थे। तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? कहां थे आप? कहां बुलडोजर था आपका? नहीं पहुंचा ना। यही भारतीय जनता पार्टी जो पहलवान महिलाएं रोड पे घसीटी गई थी, याद है आपको? भूल गए? वही महिलाएं आज जाके देश का नाम रोशन करती है, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। वही येदियुरप्पा जी है ना जिन पे आरोप लगता है, लेकिन पार्टी से तो कभी नहीं निकले। हम तो वो लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जिसने भी अन्याय किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही, मैं न्याय की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किसी के भी 7 साल के, तो ये तो कोर्ट का आदेश है कि 7 साल से ज्यादा की सजा होगी तो उसमें डीएनए टेस्ट होगा, उसको नार्कोटिक टेस्ट भी होना चाहिए, और जो दोषी है उसको कड़ी सजा मिले। तो आप मेरे साथ क्यों नहीं आके खड़े हो जाते? जो दोषी उसको कड़ी सजा मिले। आप राजनीति क्यों कर रहे हो? मैंने सीधा सा सवाल है, मेरी बात सुनिए। आप राजनीति क्यों कर रहे हो? आपने कब मांग की? हम तो हमेशा मांग करते हैं ना, उस बच्ची के साथ अन्याय होना, उस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर
न्याय मिलना चाहिए और उसको ऐसी सजा मिले जो नजीर पेश हो, लेकिन आप उसमें राजनीति कर रहे हो, ये चिंता की बात है। आप बच्ची को बार बार आप राजनीति में घसीट के लाते हो, चिंता की बात है। ठीक है, चलो मणि जल्दी 10 सेकंड से मैं अभी अर्पिता अनिल जी इनसे के पास उम्मीद नहीं है। हाँ। अर्पिता इनसे उम्मीद नहीं है, आप मातृशक्ति का नेतृत्व करती हैं। आप जरा मुझे बताइए, 12 साल की एक बच्ची झूठ बोलेगी? क्या 12 साल की बच्ची को कहते हो कि उसका डीएनए टेस्ट कराओ, और नहीं, और ये क्या कहते हैं, कहते हैं नार्को टेस्ट कराओ। मतलब सोचिए अर्पिता, आप मातृशक्ति को आप रिप्रेजेंट करती हैं। 12 साल की एक बच्ची जो अपनी हैवानियत को जानती भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, अपनी मां को जाके तब बताती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, ये कहते हैं नार्को टेस्ट कराओ। 12 साल की बेटी का नार्को टेस्ट कराओगे? शर्म नहीं आती आपको? ठीक है, उसका नार्को टेस्ट नहीं, झूठ मत बोलिए। मैंने बोला, मैंने उसके नहीं, बच्ची का नार्को टेस्ट की बात ही नहीं हुई है। बात हुई है उसके परिवार के लोग या दूसरे लोग, जो लोग इसमें मेरी बात सुनिए, जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। आप राजनीति करो, आपको शर्म नहीं आनी? एक बच्ची के नाम पे राजनीति करते हो आप, बजाय उसको न्याय दिलाने के लिए। अरे हम लोग तो न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसी सजा मिले, दोषी को नजीर बने, और आप उसको दोषी को बचाना चाह रहे हो। आप इसके मतलब दोषी को बचाना चाहते हो, आप राजनीति करते हो। एक मिनट, ये चर्चा आप राजनीति कर रहे हो, ये शर्म की बात है। मैंने चुनाव आ गया तो राजनीति करने लगे, बच्ची के नाम पर राजनीति कर रहे हो। आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा दूसरा, आपका कोई मुद्दा नहीं बचा। आप नहीं, आप दूसरे मुद्दों को उठाना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो इस मुद्दे को उठा के राजनीति करना चाहते हो। ये आपकी मानसिकता है, इस मानसिकता पे मुझे तरस आता है। मेरा एक सवाल शलभ मणि, क्योंकि मैं फिर से चर्चा पे लौटती हूँ कि बच्ची के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, शर्म आनी चाहिए अनुराग भदौरिया, बच्ची के नाम पर राजनीति कर रहे हो। अनुराग भदौरिया, शलभ मणि से मेरा सवाल, शलभ मणि, ठीक है, शलभ मणि त्रिपाठी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रही हूँ, फिर इस तरह मैं चर्चा पे आपको एक बार जोड़ लूं। मैं यहाँ पर ये चीज समझना चाह रही हूँ कि असली लड़ाई आखिरकार है किसके बीच? ये आपकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, आपकी लड़ाई समाजवादी पार्टी के साथ है, आपकी लड़ाई बीएसपी के साथ है, या आप अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी कहीं नजर नहीं आ रहे, ब्रजेश जी को जरूर जिम्मेदारी दी गई, लेकिन ये लड़ाई आपस की तो नहीं है जो भारी पड़ गई पहले भी और इस बार भी कहीं ऐसा ही कुछ देखने मिले? अर्पिता जी, अभी कल ही मैं खबर देख रहा था तो कुछ जगहों पे चल रहा था कि टीम 30 बनी है, उस टीम 30 में डिप्टी सीएम नहीं है। आज अभी आपने बुलेटिन पढ़ा तो आपने केशव जी का भी नाम लिया, आपने ब्रजेश पाठक जी का भी नाम लिया, उनकी ड्यूटी लगी है। ठीक है, लोगों को भ्रम में रहने दीजिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। देखिए, लोग समझ गए। अयोध्या की घटना के बाद मैं कहता तो अवधेश प्रसाद को यह मौका नहीं मिला कि उस बेटी के जाके आंसू पोंछ के आए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अर्पिता। 12 साल की बेटी का नार्को टेस्ट आप कराएंगे? इनके नेता शिवपाल यादव कहते हैं कि नार्को होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, लोग समझ चुके हैं और इसमें कोई लड़ाई नहीं है। ये लाख उछल रहे, देखो स्टूडियो में बैठकर डिस्टर्ब मत करो। अनुराग, मैं दूर से बैठा हूं, इसका फायदा मत लीजिए। अर्पिता, आपको देखना चाहिए, ये नार्को टेस्ट कराएंगे। ये कहते हैं 12 साल की बच्ची को कहते हैं डीएनए टेस्ट पहले हो, उसके बाद हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बच्ची कह रही है, जो नाबालिग बच्ची है, वो कह रही है वो झूठ बोलेगी। आप उस पर सवाल खड़े करते हो क्योंकि मोहित खां बात कर रही है। ठीक है शलभ मणि त्रिपाठी, मैं एक जवाब मैं अनिल जी से लेना चाहूंगी। अभी तक मैं चर्चा में उनको जोड़ नहीं पाई हूं। अनिल जी, क्योंकि देखिए अब सामने उपचुनाव हैं और ऐसे में ये भी खबरें आ रही हैं कि आरएलडी जो है वो कई सीटों की मांग कर रही है। आपकी मांग कितनी सीटों की, कुछ सहमति बन पाई? देखिए अर्पिता जी, राष्ट्रीय लोकदल 10 सीटों पर तैयारी कर रहा है, 10 और राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का पार्ट है। 10 पे तैयारी है। एनडीए जो भी 10 उम्मीदवार लड़ेंगे, एनडीए के 10 उम्मीदवार को हम लड़ाने का काम करेंगे। कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, मैं समझता हूं कि शलभ जी भी बैठे हैं, अभी हमारे नेतृत्व की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई बैठक नहीं हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हमें बता देंगे तो हम आपके बीच में शेयर कर देंगे कि कौन कहां पर लड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि 10 सीट को एनडीए के उम्मीदवार जो लड़ेंगे उसको राष्ट्रीय लोकदल लड़ाने का काम करेगा। उन 10 सीट को हम जिताने का काम करेंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जो लोकसभा के चुनाव में मतलब जिन मुद्दों को लेकर के ये गए, अपना पराया नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल, बीजेपी के 10 अपने अगर कैंडिडेट उतरते हैं और एक भी आरएलडी अगर नहीं, उसको एक भी कैंडिडेट यहाँ आपको नहीं मिलता आपके सिंबल पे, तो चलेगा आपको? वो कोई विवाद नहीं है। अच्छा। वो कोई विवाद नहीं है। 10 सीट एनडीए की है, 10 सीट पर हम लड़ने का काम करेंगे। और इनको बेनकाब ही है, हमारे मित्र कुछ बातें कर रहे थे, ये माफ कीजिए, ये मीरापुर सीट, खैर सीट, ये 2 खबरें थी कि 2 पे आप लोग दावेदारी ठोक रहे हैं, मतलब इस पे आपकी कोई दावेदारी है नहीं?
देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है, चाहे वो मीरापुर हो, चाहे कुंदरकी हो, चाहे खैर हो, ये बात तो एनडीए के लोग जानते ही हैं। लेकिन अब जो भी सीट, अभी हमने ये कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई मीटिंग अभी इस संबंध में नहीं हुई है। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर, किसानों की समस्याओं पर, अन्य मुद्दों पर बात हुई, 10 सीट को जीतने पर बात हुई और हम लोग उस पर लगे हुए हैं। ये जब लोकसभा का चुनाव अर्पिता जी हुआ था तो उसमें इंडिया गठबंधन ने झूठ का एक माहौल बनाया था ना, आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब वो मुद्दे नहीं चलने वाले हैं। उपचुनाव में इनको पता चलेगा कि जो ये कांच की हांडी एक बार चढ़ा ली थी अब वो नहीं चढ़ने वाली है। ठीक है सर, ठीक है। अनुराग जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आपके क्या सहमति बनी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 4 से 5 सीट चाह रही है, खबरें यही है कि समाजवादी पार्टी 2 ही ऑफर कर पाएगी। देखिए, ये हमारा इंडिया गठबंधन का आपस की बात है, वो हम अपनी समस्या का, वो कोई समस्या नहीं है, वो तो आपस में सीट की शेयरिंग है। वो लास्ट मोमेंट पे आपको पता चल जाएगा, जैसे पिछली बार भी हमने किया था, जैसे चुनाव आया तो आपको पता चल गया हमारी सीट शेयरिंग क्या है। लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के आपस में है ना, बीजेपी से लड़ रही है। इनके एक डिप्टी सीएम वो दिल्ली भागते हैं, एक डिप्टी सीएम का एक सीएम दूसरी तरफ भागते हैं, और सुना एक डिप्टी सीएम को करहल भेज दिया गया है कि जाओ तुम करहल चले जाओ, जहां कुछ होना नहीं है, उन्हें पता है यहां बुरी तरह हारना है, तो करहल उनको भेज दिया गया। तो सवाल है, डिप्टी सीएम इनके दिल्ली दौड़ते हैं, एक लखनऊ दौड़ते हैं, फिर लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, ये दौड़ने में लगे। जनता नीचे खड़ी इंतजार करती रहती है कि भैया हम तो नीचे जमीन पे खड़े हैं, आप जहाज से दिल्ली लखनऊ दौड़ोगे तो जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे ना। आपको कैसे पता चलेगा कि बिजली की कटौती कितनी हो रही है, क्योंकि आप तो जहाज में हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि किसान कितना परेशान, क्योंकि आप जहाज में हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि लूट मार कितनी तेजी से उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी हुई है, कैसे यहां पे आप देख रहे हो कैसे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार कितनी तेजी से बढ़ा हुआ, नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि आप तो जहाज से दौड़ रहे हो। इसलिए जनता जो उत्तर प्रदेश की है जमीन पे खड़ी है, और जमीन पे खड़ी जनता के साथ समाजवादी लोग जमीन पे खड़े हैं, जिनसे उनसे समस्या का समाधान की बात करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन आपको तो कोई फुर्सत ही नहीं है, आपको तो किसी को डिप्टी को अपने आगे से डिप्टी हटाना है, और कोई सीएम है तो अपने आप से सीएम पे बने रहना चाहते हैं, और विधायक है वो अपने गुटों में बटे हुए हैं, कोई इस गुट में कोई उस गुट में। तो आप तो गुटों में बटे हुए लोग हैं, आप जनता की समस्या का समाधान कहां कर पाओगे। एक सेकंड, इनके एक मंत्री कहते हैं कि 40 साल में जितना करप्शन मैंने पहली बार देखा है, जितना करप्शन इस बार हो रहा है, और इनके एक विधायक कहते हैं भैया ये तो अधिकारी के पैर छूने पड़ते हैं काम करवाने के लिए। तो जहां इतना करप्शन हो गया, करप्शन बढ़ गया हो, जहां लूट मार बढ़ी हुई, चारों तरफ माने घूसखोरी बढ़ गई हो, वहां पे जनता कहां आपको पूछेगी। इसलिए आप हार रहे हो। ठीक है, शर्मिष्ठ त्रिपाठी। अलबत्ता जी, कहावत होती है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा नजर आता है। जिनकी पार्टी में चाचा को भतीजे ने बर्खास्त कर दिया, याद है कि नहीं याद है अनुराग जी? शिवपाल यादव जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। बर्खास्त, सुन लो भैया, स्टूडियो में बैठे क्या दूसरे को बोलने दो क्या? सरकार तो बना नहीं पाया इतना चिल्लाने के बाद, इतना फ्रॉड करने के बाद भी। चाचा को बर्खास्त कर दिया अखिलेश यादव जी ने, और पिता की पार्टी लेके अखिलेश यादव जी उड़ गए। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को, सुप्रीम कोर्ट जाके गुहार लगानी पड़ी कि हमारी तो पार्टी छीन ली गई। अलग अलग शिवपाल यादव जी ने और अखिलेश जी ने पार्टी बना ली। ज्यादा उछलने की बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। आपको बहुत सारे भ्रम हो सकते हैं, यहाँ सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि जिसमें जो है नेताजी के बाद अखिलेश जी और अखिलेश जी के बाद डिंपल जी और बाकी लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आपको बड़ी मिर्ची लगेगी। यहाँ तो आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि मोदी जी के बाद कौन और जेपी नड्डा जी के बाद कौन। ये परिवार की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और तय कर लीजिए, देख लीजिएगा, बुरी तरह चुनाव हारेंगे, क्योंकि आपने जो फ्रॉड किया ना कि खटाखट पैसे पहुंचेंगे। आज भी माताएं बहनें तलाश रही हैं, अनुराग भदौरिया का नंबर पूछती हैं कई लोग, कई माताएं बहनें नंबर पूछती हैं कि जरा अनुराग भदौरिया टीवी पे जो आते हैं उनका नंबर दे दो भैया। 8,500 रुपया 1 तारीख को देने को कहा था, आज तक तो नहीं आया। संविधान खत्म करने का जो आपने फ्रॉड फैलाया था। और दूसरा, ये जो 37 सीटें जीतने के बाद अर्पिता जी पूरे प्रदेश में इन्होंने जो हाहाकार मचा दिया है, इनके गुंडे निकल पड़े हैं समाजवादी पार्टी के। जगह जगह पे गुंडागर्दी करना, दलितों को मारना, पिछड़ों को मारना, उनकी जमीनें दोबारा कब्जा करने का प्रयास करना। वो तो धन्य है कि योगी जी मुख्यमंत्री है, वरना मुख्तार का भी इलाज हुआ है, अतीक का भी इलाज हुआ है, ठीक है, मुकीम काला के भी इलाज हुआ है, और ये जो गुंडागर्दी करने का प्रयास करते हैं उनका भी हुआ है। मुख्तार अंसारी को पॉलिटिकली स्ट्रांग किसने किया? उसको राजनीतिक शक्ति किसने दी? समाजवादी पार्टी। अतीक अहमद जैसे गुंडे को, गली के गुंडे को उठा के एमपी किसने बनाया? समाजवादी पार्टी।
मुकीम काला को किसने पाला पोसा? समाजवादी पार्टी। तो ये प्रदेश की जनता भूली नहीं अनुराग। आज भी आपका जब समाजवादी पार्टी का लोगो आता है ना, उसके पीछे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये तमाम लोग नजर आते हैं और आप जैसे लोग उनके तोते के तौर पर ही नजर आते हैं, क्योंकि माफियाओं को प्रदेश की जनता भूली नहीं है। ठीक, अब 30 सेकंड सर, मुझे एमएच खान साहब आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो घिसा घिसाया रिकॉर्ड है इनका, जो लास्ट 10 सालों से चल रहा है। वही 2-4 नाम लेके अब राजनीति करने का इनका मंसूबा होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। नफरती बात करने वाले लोग हैं, ये कहां जोड़ने की बात करेंगे? इनकी तो हालत ये हो गई, कहते हैं ना, उधर भारत प्रगति की नई ऊंचाई को छू रहा है, इधर संसद का नया भवन छत पानी से चू रही है। ये हालत आपका है। तो आप कम से कम जो हमारी नई संसद बनाई तो उसको पानी के चूने से रोक लेते। 1200 करोड़ रुपए खर्च करके 1200 करोड़ खर्च हुए नई संसद बनाने में। उसका इज्जत सम्मान कौन बचा रहा है? 150 रुपए की बाल्टी वो उसका सम्मान बचा रही है। सोचो आप, ये हालत आपकी है कि आपका करप्शन कितना है। और सुनिए, और थोड़ा बहुत करप्शन जो आपकी पार्टी में है तो है ही, जो बच रहे हो बाहर से आप इंपोर्ट भी करते हो, भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में शामिल भी कराते हो। इसलिए आप कुछ मत बोलिए। आप जब बोलते हो ना तो सब कुछ जनता के सामने आता है। वो महिलाओं पे अत्याचार, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बीएचयू की हो, चाहे दिल्ली की घटना पहलवा महिलाओं पे हो, चाहे अयोध्या पर मत बोलना। लेने बताइए आप, तो आप नाम शर्म आती है, इसलिए आप मत बोलिए। आपको राजनीति करनी है तो राजनीति कीजिए। महंगाई ठीक है, एमएच खान साहब, ठीक है, रोक रही हूं। अनुराग भदौरिया, एमएच खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी आ रही हूं मैं उसके बाद। खान साहब। हेलो जी। हाँ जी, मैं सिर्फ अनुराग भदौरिया जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार सत्ता में थी तो कितने रेपिस्ट का इन्होंने डीएनए टेस्ट कराया? कमाल है, हमने तो पहले ही बता दिया है। नहीं, उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप सवाल बीजेपी से पूछेंगे, आपने समाजवादी पार्टी से पूछ लिया। सत्ता पद से सवाल ही नहीं पूछते हो। जांच कराई थी। अरे प्रभु, सत्ता पद से पूछे, विपक्ष में पहले पूछ लेना भैया। आप तो ठेकेदार बने हो ना, आप तो ठेकेदार बने हो मुसलमानों के और सबके बने हो। अरे हम तो सबके ठेकेदार हैं, से पूछना चाहता हूं संपूर्ण समाज के। आपकी सरकार जब थी तो कितने लोगों का डीएनए टेस्ट कराया आपने? कितने लोगों का आपने जांच कराई? ये सब झूठी मक्कारी बातें करते रहते हैं और शोषित समाज, बिछड़ा समाज, दलित समाज का शोषण करते हैं। ये तो जानबूझ के उनको लड़ाए थे अयोध्या से, वो तो इत्तेफाक से जीत गए। वो तो इत्तेफाक। आज वो तुम लाल वाली किताब कहाँ है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास लाल वाली जो संविधान की किताब है उसको दिखाओ ना कि संविधान में क्या है, पीडीए में क्या था। पीडीए में कोई तुम्हारा ब्राह्मण था क्या जो तुमने अपोजिशन लीडर बनाया है? आपने हमेशा, अरे हमने लीडर अपोजिशन बनाया है पांडे जी को, कहां भूल रहे हैं आप? माता प्रसाद पांडे जी लीडर अपोजिशन है उत्तर प्रदेश के अंदर में। कुछ पढ़ लिख के आए करोगे, खाली आ गए बैटिंग करने बिना कुछ तैयारी किए। झुंझुना नहीं पकड़े मुसलमान, आपकी तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि दो ब्राह्मण। प्रभु, सरकार बीजेपी के सवाल आप समाजवादी से पूछते से पता चल जा रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है। नहीं बनाया। 36 एमएलए मुसलमान, उनको झुंझुना पकड़ा दिया आपने कि लो तुम झुंझुना हिलाओ। अच्छा, खान साहब की सुई देखिए बार बार वहीं अटकी हुई है। उनके पहले में भी वही सवाल था कि आपने मुस्लिमों के इतने वोट लिए, उनका हमदर्द बन के, लेकिन उनको उतनी भागीदारी आप नहीं दे रहे। सीधे तौर पर वो यही कह रहे हैं। इसका जवाब छोटा सा दीजिएगा, क्योंकि उनकी सुई वहीं अटकी। इसका जवाब इसलिए अटकी, इधर उधर मत घुमाइए। सीधा से बताया, समाजवादी पीडीए मतलब समझते हैं खान साहब? नहीं समझते होंगे आप। अब नहीं समझते हो तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम पीडीए को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और पिछड़ा अगड़े, हम सब पूरे संपूर्ण समाज को, जो वंचित है, जो कमजोर है, उससे समाज की सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज के मुख्यधारा में लाने की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम आगे, जनता हम पे यकीन कर रही है, हम सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। इसलिए हमने बोला कि हमने लीडर अपोजिशन माता प्रसाद पांडे जी हैं। आप भूल रहे हो, वो कह रहे पी से पिछड़ा नहीं है, पी से पंडित है। जो आप कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पी से आपका वो दिखता है कि वो पिछड़ा नहीं है, वो पंडित। हाँ, वो दरअसल में उनको कुछ आए बाएं साएं बोलना है तो क्या कर लें। अब उनको आए बाएं साएं बोलने के लिए आए चैनल पे, उनको कुछ तो आए बाएं साएं बोलना है। देखो, सत्ता किसकी है? बीजेपी की। सवाल किससे पूछ रहे हैं? समाजवादी से। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं। उनको दर्द इस बात का है क्योंकि सेंध तो आप लोग लगा लेते हैं ना, उनके वोटरों पर सेंध आप लगाते हैं, तो वो तो अपने वोटरों को साध रहे हैं। अरे वो वोट, ठीक है, जो जनता के साथ, वो ये बता रहे हैं कि भाई देखिए, मुस्लिम जो वोट कर रहे हैं आपको, आपकी भागीदारी कहां है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जनता के साथ होते
तो फिर जनता के साथ जो होगा जनता उसका सम्मान करेगी। ठीक है, हम आनंद जनता दुबे जी। के साथ है, जनता हमारा सम्मान कर रही ठीक है, है। आनंद दुबे जी। जी, अभी हमारे मित्र अनुराग जी किसानों की बात कर रहे थे। जब 3 काले कानून इस देश में जिन पे लड़ाई चल रही थी, ये बताइए उस समय कहां थे? किसानों के लिए कभी कोई लड़ने का काम किया? किसानों के लिए लड़ाई तो जो है राष्ट्रीय लोकदल ने लड़ी, राष्ट्रीय लोकदल की नेता माननीय जयंत चौधरी जी लड़ी। रेप केस पर कह रहे हैं कि डीएनए की बात कर रहे हैं कि ये कानून में लिखा है कि 7 साल से ऊपर की सजा पे डीएनए की बात। कानून में ये भी तो लिखा है कि रेप पीड़िता का जो बयान है वही माना जाएगा, वही अंतिम बयान माना जाएगा। तो इस तरह की बात आप या तो करो तो सभी के लिए करो, इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती है। आपके मुंह से किसानों की बात शोभा नहीं देती। ठीक है, आपके मुंह से इस मुझे तरह की एक बात सवाल शोभा सेकंड नहीं बस एक देती। सेकंड, इसी का जवाब है। और आपका इतनी कभी चिंता, किसानों के इतनी लिए कोई चिंता आपको संघर्ष रहा किसान हो, की हो रही है। आपने किसान कभी- के लिए काला कानून बनाने वाली चलो, भारतीय बंटी जनता पार्टी आ पार्टी, और जिसकी वजह से किसानों की मौतें हुई और आप जाके उन्हीं की गोदी में बैठ गए और मुझे कानून सिखा रहे हो। वो किसान आपको माफ करेंगे क्या? जिनकी वजह नहीं, जिन्होंने काला कानून बनाया और जिनके लिए किसान लड़े, जिनके रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला गया, और किसान और उसी पार्टी के साथ आप जाके मिल गए और हमें ज्ञान दे रहे हो आप। हम तो किसान के साथ आप तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, लेकिन आप बदल गए। आप सत्ता की मलाई खाने चले गए, इसीलिए आपको हरा दिया किसानों ने। आपको हराया ना, आपको भी हराया पश्चिम में किसानों ने, तो किसानों का सम्मान आपने नहीं किया, इसलिए किसानों का सम्मान कीजिए। और जब चौधरी साहब को सम्मान दिया गया तो आप उस पर भी आपने राजनीति की थी। आप जो चौधरी साहब का सम्मान ही नहीं किसानों का साथ छोड़ के आपके सत्ता मुंह से दल में किसानों की पार्टी बात के शोभा साथ ही चले नहीं। ठीक है, ठीक है, अनिल जी रोक रही हूँ मैं, जरा अनुराग अरे भदौरिया हम को तो भी एक किसान मिनट। को चलो खुशहाल बंटी बनाने पार्टी, के- मुझे एक सीधा सा ये समझाइए, क्योंकि देख रहे हैं जिस तरह से सीएम लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि अपने हाथों में उन्होंने इस पूरे उपचुनाव को संभाला है, ले लिया एक तरीके से। क्या हार जीत का सीधा असर यहीं पर पड़ेगा? मतलब क्या योगी आदित्यनाथ, मंत्रिमंडल, क्या सीधा असर हार से कुछ जिम्मेदारियां आगे तय होंगी? नहीं अर्पिता जी, देखिए कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आरएलडी हो, हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जो चुनाव आते हैं वो एक इम्तिहान की तरह होते हैं और कार्यकर्ता उसको इम्तिहान के तौर पर लेता है, उसमें अपनी मेहनत करता है। हर कार्यकर्ता, हम सब भी मेहनत करेंगे, हम सब भी लगेंगे, हम सब भी प्रयास करेंगे कि हमारी विचारधारा की जीत हो। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी लगातार काम कर रहे हैं, किसको नहीं पता है। मैं अगर चर्चा करना शुरू करूंगा, कितने एयरपोर्ट थे उत्तर प्रदेश में, आप जरा मुझे बता दीजिए, कितने एक्सप्रेसवे थे उत्तर प्रदेश में, जरा बता दीजिए। लोग कहते थे कि जहां से अंधेरा शुरू होता है वहां से उत्तर प्रदेश शुरू होता है समाजवादी पार्टी की सरकार में। हमें याद आता है रोड रेस की घटनाएं होती थी बुलंदशहर में, मां के साथ और बेटी के साथ रेप हुआ, कौन भूल सकता है। लेकिन वो जो रेप के आरोपी थे, जो रेप के गुंडे थे, वो मारे गए योगी जी की सरकार में, उनका एनकाउंटर हुआ। तो ये तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, आज हम लोग देवरिया से निकलते हैं, गोरखपुर जाते हैं, वहां से फ्लाइट ले लेते हैं, दिल्ली और लखनऊ की तमाम जगहों की, मुंबई की फ्लाइट ले लेते हैं, कोलकाता की फ्लाइट ले लेते हैं। छोटे छोटे शहरों में तमाम सारे काम हुए हैं। आप प्रयागराज को देख लीजिए, प्रयागराज में इन्होंने किसको कुंभ कराने का मौका दिया? जब प्रयागराज में कुंभ का अवसर आया तो इन्होंने आजम खान को दे दिया। स्टैम्पीड हुआ, सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए। आज उसी कुंभ की चर्चा पूरी दुनिया करती है, लोग उसमें आना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से विकास हुआ है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, निश्चित जो तौर भी पर हुआ, आप जितने विकास की योजनाएं गिना रहे हैं, जनता ने तो जवाब दिया ना। 64 से आप 33 रह गए। बहुत अच्छा सवाल अर्पिता जी। हम अगर खराब होते ना तो इनकी तरह 5 सीट हो गए होते। ये जो बगल में बैठे हैं ना आपके, ये इनोवा पार्टी में तब्दील हो गए थे। आपको याद है कि नहीं याद है? वो भी खानदान के 5 लोग गए थे और बाद में बाई इलेक्शन हुआ तो आजमगढ़ भी हार गए। इनोवा पार्टी से ई रिक्शा पार्टी में तब्दील हो गए। हम आज भी 33 नहीं बोलिए, सुनने दी, सुनिए। आज भी हम 33 सीटों पे खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्होंने जो भ्रम फैलाया था। मैं फिर पूछता हूं, इनसे पूछिए ना, 1 तारीख को पैसा आने वाला था ना, खटाखट वाला, कहां चला गया? जनता ढूंढ तो रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को। आज भी हम मजबूती के साथ खड़े हैं और ठीक है, बाई इलेक्शन गोरखपुर भी हम हारे थे अर्पिता जी, तब भी आप सवाल पूछती थी कि ये तो योगी जी के क्षेत्र में बाई इलेक्शन हार गए, लेकिन उसके बाद से 19 का चुनाव भी जीते, 24 का भी चुनाव जीते। कई बार एक कदम पीछे हटना होता है एक बड़ी जीत के लिए। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता नीयत जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, चाहे मोदी जी और योगी जी की नीयत क्या है। और ये जो बगल में बैठे हैं ना, जो 12 साल की बच्ची के नौरकों की बात करते हैं, जो बच्ची गर्भवती हो गई रेप के बाद, गैंग रेप के बाद, उसके नौरकों की बात करने वाले लोग हैं ये, उसके डीएनए की बात करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि बेटी झूठ बोल रही है। और अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी का नेता आज तक उसके आंसू पोंछने नहीं गया। आप जरा मुझे बताइए, हम लोग भरे कोई विरोधी विचारधारा का होता है, उसके यहाँ कोई दुखद घटना होती है, हम लोग जाते हैं क्योंकि विधायक हैं, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति हैं, भले दूसरी विचारधारा के हैं, लेकिन अवधेश प्रसाद का घर
7 मिनट की दूरी पर है, उस दलित बेटी के घर पे आज तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? ये इनकी नियत है, क्योंकि मोइन खान जैसा जो गैंगरेप करने वाला बलात्कारी है, उसके साथ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो समाजवादी पार्टी खड़ी हो सकती है। ये इनका चरित्र है। मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे के साथ अगर कोई खड़ा हो सकता है, आंसू बहाता है, तो ये समाजवादी पार्टी है। अतीक अहमद के साथ कोई खड़ा हो सकता है तो समाजवादी पार्टी है। मुकीम काला के साथ कोई खड़ा हो सकता है, पार्टी। बस एक चीज जो है। मैं आपसे, मैंने शुरुआत में इस पे सवाल मेरा जो था वो, आप इधर वो जिम्मेदारी की तो बात आप कह रहे हैं, जिम्मेदारी लेते हुए क्या कोई फैसला भी इस उपचुनाव के बाद होगा? ऐसी कोई संभावना दिखती है क्या? क्योंकि इधर तो आप 64 से 33 पे रह गए, अब 10 उपचुनाव में जिस तरह ताकत झोंक दी गई है, प्रभारी बना दिए गए हैं, लगातार इस पर नजर है, तो क्या ये एक तरीके से वैसा टेस्ट है जिसमें पास या फेल ज्यादा बड़ी दिक्कत लेकर आ सकता है? आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत समझदार जर्नलिस्ट हैं, आप ऐसा सवाल पूछ रही है जो हवाओं में, जिसका कोई जवाब नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, चुनाव है तो क्या तैयारी नहीं करनी चाहिए? क्या बैठक नहीं करनी चाहिए? क्या मेहनत नहीं करनी चाहिए? अभी नहीं मेहनत करेंगे तो आप पूछेंगी कि भाई शलभ जी मेहनत क्यों नहीं हो रही है? तो ये तो मैंने कहा ना, हर राजनीतिक दल हो, चाहे अनुराग भदौरिया जी का राजनीतिक दल हो, चाहे हमारा दल हो, चाहे हमारे एमएच खान साहब का हो, किसी का भी हो, ये हर राजनीतिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। क्योंकि सर मुझे याद आता है, देखिए मैं उदाहरण 2021 का गुजरात का दे देना चाह रही हूँ। हालांकि गुजरात और यूपी को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त भी जब हार हुए तो किस तरह मुख्यमंत्री, पूरे मंत्रिमंडल सब बदला गया। तो क्या यहां पर भी जिम्मेदारी लेते हुए कुछ ऐसा होगा? मेरा सवाल इसी परिदृश्य पे था। नहीं, देखिए इस तरह के सवाल क्या और किंतु परंतु में मुझे नहीं लगता कहीं कोई इसका आधार है। बहुत तरह की चर्चा है, आपने पिछले 1 महीने में खबरें देखी होंगी, यहां तक फॉलो हो रहा था कौन सी गाड़ी कब पहुंची, कौन एयरपोर्ट पे पहुंचा, और बाद में सब कुछ झूठा निकला। आपने देखा सब कुछ फरेब निकला। आपने उसके बाद बैठक भी देखी, सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों माननीय डिप्टी सीएम साथ में बैठ के रणनीति बना रहे हैं। तो ठीक है, जिनका चर्चा करना काम है चर्चा करें, उनको शुभकामनाएं। अनुराग भदौरिया की पार्टी को अगर इसी में आनंद आता है कि वो सोते हुए सपने देखें या खुली आंखों से सपने देखें कि ऐसा विवाद हो रहा है, तो होता रहा, क्योंकि क्या कार्य संस्कृति वैसी रही है। हम मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे, और देखिएगा देखा बड़ी जीत के साथ हम वापस आएंगे। घुमा फिरा के जब से बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, हिंदू मुसलमान, अरे मोहित खान इंसान है तो है, इस बात पे कुछ लोग परेशान हैं तो हैं। अब हम क्या कर लें भाई, आप परेशान हो हिंदू मुसलमान की बात के अलावा कोई बात नहीं कर पा रहे। 33 सीटें आप आ गए, पता है क्यों? क्योंकि आपकी सरकार थी, आपने अपनी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। आपके साथ साथ जिससे हम बार बार सवाल उठाते हैं, ईवीएम मशीन पे फिर भी उठाएंगे। अगर आप सरकारी तंत्र का और चुनाव इस सब का अगर आपका मदद नहीं होती तो 3 सीटें भी नहीं आती आपकी, 33 तो छोड़ दीजिए। और सुनिए मेरी बात, हमें तो फक्र है, सुनिए, जमीन पे घर बनाया हमने, मगर जन्नत में रहते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आपको इस बात का फक्र हो ना हो, मुझे तो फक्र है कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। आप बार बार उसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति में कन्वर्ट करना चाहते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर में इंसान रहते हैं जो इंसान को इंसान से प्यार करते हैं। आप उसको जाति धर्म में बांट के बार बार राजनीति गंदी राजनीति मत कीजिए। इंसान को इंसान से इंसान में इंसानियत रहने दीजिए। आप बार बार तोड़ने की बात कर रहे हो, हर बात में वही पहुंच जाते हो आप। हिंदू मुसलमान क्या बात कर रहे हो आप इंसानियत की बात नहीं जानते, इंसानियत की भाषा नहीं समझते। इसके मतलब आप हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं समझते, आप उत्तर प्रदेश की संस्कृति संस्कार नहीं समझते। इंसानियत का सम्मान होता है, आप इंसानियत की बात कतई नहीं करते हो, आप सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हो। कौन इंसानियत की बात कर रहा है? कौन इसमें धर्म ला रहा है? कौन इसमें हिंदू मुस्लिम ला रहा है? और क्या इसी बुनियाद पर ही आगे ये उपचुनाव भी लड़े जा रहे हैं? क्या यही बुनियादी मुद्दे हैं, या बेरोजगारी, महंगाई वाले मुद्दे भी जनता के ऊपर हावी होंगे? और इस 10 सीटों पर क्या होंगे परिणाम, इस पर भी हमारी नजर रहेगी।